So today we are going to start biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सिंपली अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं, है ना भाई, ग्रोथ में, और भाई जो इम्यूनिटी पावर है, डिजीज कंट्रोलिंग में, राइट, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको करवाने में। एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्हीं से मिलती है किसी भी सिस्टम को, है ना। एनर्जी भी चाहिए, ग्रोथ भी करवानी है, बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है, रेजिस्टेंस पावर, वो भी बॉडी को मिलनी चाहिए। सो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से होती है। बायोमोलिक्यूल्स में मेनली हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद में हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स, ओके। फिर इसमें कुछ डिस्कस करेंगे हम एंजाइम्स को, ओके, एंजाइम्स। हॉर्मोन्स का देखेंगे क्या हिसाब किताब है, ओके, हॉर्मोन्स। एंड एट द लास्ट वी कैन स्टडी अबाउट विटामिन्स। और क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड विटामिन्स। और कोई बायोमोलिक्यूल्स? थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फैट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक करके देखेंगे। फिर मैं उसको भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, डीएनए, आरएनए, है ना, इनको भी डिस्कस करेंगे भाई एक करके। तो इस यूनिट का पहला जो टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स में कई बार एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के? तो बेसिकली इसके दो फंक्शन है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के। पहला फंक्शन है दे आर लाइक बायोफ्यूल्स, यानी कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। एंड सेकंड वन इज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, okay, they are the building blocks for our body. They are building material, you can say, like in plants cellulose is doing this thing, okay, cellulose. Let us see how the carbohydrates are classified. अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, ओके, क्लासिफिकेशन, तो सर ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है भाई, है ना। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं मोनोसैक्राइड्स, ये नंबर ऑफ जो ग्लूकोज यूनिट होती है ना, जो स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि फर्दर डिसोसिएट नहीं होती है टू गिव स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो फर्दर डिसोसिएट होती है H2O और CO2 में, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है उसको भी डिस्कस करेंगे। मोनोसैक्राइड्स किसको बोलते हैं उसको मैं बताऊंगा। दूसरा ओलिगोसैक्राइड्स, एंड थर्ड वन इज पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है। तीन तरीके के। मोनोसैक्राइड्स का मीनिंग क्या है? मोनोसैक्राइड्स का मीनिंग ये है कि जब ये हाइड्रोलाइज होंगे, ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइज होंगे वाटर में, जब हम इनको डिसोल्व करते हैं तो उनके अंदर एक यूनिट है, किसकी? उनके अंदर एक यूनिट है ग्लूकोज की, या जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो फर्दर CO2 प्लस H2O में डिसोसिएट होती है, C6H12O6। ये जो ग्लूकोज की ये जो सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है ना, दिस इज मोनोसैक्राइड्स। दूसरा कौन सा हो सकता है? C6H12O6, दैट इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फॉर्मूला इज सेम, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, बताइए। सबसे पहले मोनोसैक्राइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या मैं ये बताऊं यहाँ पे कि भाई ओलिगोसैक्राइड्स में कितनी कार्बोहाइड्रेट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं ग्लूकोज की कितनी होती हैं? 2 to 10, सबको पता है, 2 से 10। हाँ, अमोनिया का फॉर्मूला पता है, NH3, इसके ऊपर एक H पॉजिटिव आयन और आ जाए,
इसको लेके ये बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या बन गया NH4 पॉजिटिव। किसी भी आयन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो लास्ट में EM, अमोनियम। चलो भाई नेक्स्ट, ओलिगो हो गया। पोली में क्या होगा, ग्रेटर देन 10 ग्लूकोज यूनिट्स अगर होंगी, अगर वो प्रोड्यूस करता है अपॉन हाइड्रोलिसिस, ओके, या हम बोल सकते हैं अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर। अगर वो 10 से ज्यादा अगर यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, राइट। पहले इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था 2 to 9, लेकिन अब इसको 2 to 10 लेने लग गए हैं ओलिगोसैकेराइड्स को। ठीक है जी, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हम समझ गए। एक एक एग्जांपल एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। मोनोसैकेराइड्स का मैंने एग्जांपल बताया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है सर। ओलिगो का बताइए, ओलिगो में जिसमें डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का एग्जांपल देखो भाई, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, है ना, फिर उसके बाद में लैक्टोज। ये डाइसैकेराइड्स का जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट या फ्रक्टोज यूनिट होती हैं, है ना। फिर उसके बाद में ट्राइसैकेराइड में आप ले सकते हो रैफिनोज, ओके, रैफिनोज एक एग्जांपल याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में टेट्रा पेंटा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल जस्ट आपको पता होना चाहिए, जस्ट भाई एक तो सेलुलोज होता है और दूसरा स्टार्च और थर्ड वन इज ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। ये आपके हो गए पॉलीसैकेराइड्स के, ठीक है। इनके अंदर हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और इसके बारे में भी काफी कुछ बताएंगे। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, कैसे डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके मेनली सिलेबस में रहेगा। मोनोसैकेराइड में हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज की। फिर उसके बाद में रैफिनोज को नहीं पढ़ेंगे, ट्राइसैकेराइड्स बस एक वैसे नेम याद कर लो। पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज भी पढ़ेंगे, स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी, ठीक है। ओके चलिए, तो भाई अब हम ग्लूकोज को चढ़ाना शुरू करते हैं, है ना, नसों में चढ़ाना शुरू करते हैं ग्लूकोज को कि सर ये तो एकदम इसकी जरूरत है, ये एनर्जी देता है सर, ग्लूकोज को इसीलिए चढ़ाया जाता है ना। ग्लूकोज की बोतल्स होती हैं, ठीक है। देखिए भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है ना C6H12O6, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाना और उसको याद करने की क्या ट्रिक है वो समझते जाना, ठीक है। देखिए ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर हैं बेटा, एक है ओपन स्ट्रक्चर, और इस ओपन स्ट्रक्चर को देने में, ठीक है, इसको एनालाइज करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था फिशर का, इसलिए इसको फिशर प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फिशर प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, फिशर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लाइक दैट, ओके। तो ये कैसे है इस चीज को समझ लो, कैसे याद करना वो भी बताऊंगा। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबसे ऊपर वाले के ऊपर आप बना दो CHO ग्रुप, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है जी, ओके। सबसे नीचे वाले कार्बन पे CH2OH बना दो, CH2OH हो गया, ऊपर नीचे इतना हो गया। अब ध्यान से सुनो, राइट राइट लेफ्ट राइट, क्या बोला मैंने, नीचे से शुरू हो रहे हैं, नीचे से कार्बन नंबर 2 से, ये प्राइमरी कार्बन है भाई, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये हो गया एल्डिहाइड पार्ट। प्राइमरी के बाद में राइट राइट लेफ्ट राइट, याद रहेगा। बाकी हाइड्रोजन लगा दो, बाकी 4 बॉन्ड बनाते हुए, है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड, ये बन गया आपका ग्लूकोज, ओके। तो ये ग्लूकोज की हो गई आपकी फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट, अब इस स्ट्रक्चर को प्रूव करने में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को प्रूव करने में कि हाँ ये स्ट्रक्चर यही है,
कुछ रिएक्शन करवाई, किसने, फिशर ने, और दूसरे साइंटिस्टों ने भी लैब के अंदर वो रिएक्शन हुई और इस स्ट्रक्चर को प्रूव किया गया। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है, मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ वी कैन प्रूव C6H12O6 हैज ओपन स्ट्रक्चर। इसको प्रूव करना है, ओके। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है ना, कई मेथड से फाइंड आउट किया गया था, जिसमें से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक है जो वेरीफाई करती है कि हाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यही है, C6H12O6। बाकी इसको हम और भी कई तरीकों से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम बहुत ही इजीली इसका मास वगैरह फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला है, ग्लूकोज हैज दिस फॉर्मूला, दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, इसके अंदर कैसे हम एनालाइज करेंगे। नंबर 2, रिएक्शन विद HI। HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसे HF होता है, HCl, HBr, ये भी उसी कैटेगरी का एक एसिड है ना, एक एसिड है सर। तो एसिड है तो ये क्या करेगा भाई, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यही है। ये फॉर्मूला हम जिंदगी में इतनी बार बनाएंगे कि इसको बनाते बनाते ये हमारी नसों में बिल्कुल चढ़ जाएगा, बल्कि पूरे दिमाग में चढ़ जाएगा, है ना, इसको भूल ही नहीं पाएंगे हम, ओके। जब भी मैं बनाऊंगा तो आप बनाओगे, ठीक है। ये हो गया, ये ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन जब HI के साथ करवाई गई, देखो भाई नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता होगा, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो होते हैं ना, इस साइड में ये जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और इस साइड में जो होते हैं ये वाले, ये जो है इधर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि F2 अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Cl2 जब रिएक्ट करता है ना किसी भी रिएक्शन में, तो कुछ इस तरीके से करता है, देखो Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव आयन में, है ना। तो इसमें कब कन्वर्ट होगा, जब ये खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, खुद का तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और क्या करता है, खुद का रिडक्शन, तो दूसरे का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर यही रिएक्शन उल्टी हो जाए तो क्या होगा भाई, Cl नेगेटिव आयन, 2Cl नेगेटिव आयन Cl2 में कन्वर्ट हो जाए और 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या करवाएंगे, रिडक्शन। HI के अंदर क्या है, HI के अंदर मेरा I नेगेटिव है, इसी का बड़ा भाई, है ना, ठीक है। तो ये रेड्यूसिंग एजेंट, वो भी बढ़िया वाला, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा, ग्लूकोज का रिडक्शन करवाएगा। तो कैसे हो सकता है रिडक्शन, याद करो वो जमाना जब हम बार बार बोलते थे कि भाई एल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्कोहल, इसका करवाएंगे तो सर एल्डिहाइड और कीटोन, सर इसका करवाएंगे तो COOH, एंड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम रिडक्शन करवाएं तो ये इसमें, इसका इसमें, यानी कि एल्कोहल का अगर मैं रिडक्शन करूं तो क्या बनना चाहिए, एल्केन। तो भाई बना दो, कितने कार्बन है, 6, तो पहले तो 6 कार्बन का एल्केन, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन एल्केन बना दो। सर ये H3, ये H2 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 एंड CH3, एल्केन बन गया। नाउ यहाँ पे I नेगेटिव था, तो सर ये तो I2 बना लेगा, कितने I यूज होंगे भाई, वो हम बाद में कर लेंगे, बैलेंस बाद में कर लेंगे। सर यहाँ से I2 निकलेगा, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा तो सर H2O भी निकल जाएगा, ठीक है भाई, H2O भी निकाल लेंगे। तो साइड प्रोडक्ट ये सब होंगे, बैलेंस हम कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस हम कर लेंगे, इसको 6HI, इसको 3I2 समथिंग लाइक दैट कर करा के इसको बैलेंस कर लेंगे, इट इज नॉट ए बिग मैटर। मेन चीज है ये कि ये जो एल्केन यहाँ पे बना, इट इज a straight chain
स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, है ना, और वो भी एल्केन। तो इसका मतलब यहां से क्या प्रूफ मिल रहा है कि भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ना 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी सिंगल लाइन। तो यहां से ये पहली ये रिएक्शन जो थी वो ये बता रही है कि हाँ इसमें 6 कार्बन सिंगल लाइन में जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 पहली चीज इसने ये। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम दिस रिएक्शन इट इज कंफर्म्ड that C6H12O6 has 6 carbon bonded to each other linearly ओके, एक लाइन में जुड़े हुए हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहा है। सेकंड रिएक्शन, सेकंड देखो भाई कि सर आपने ये तो बता दिया उसके अंदर 6 कार्बन है, थोड़ा सा और भी बताइए, ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटते हैं भाई। नंबर थर्ड जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद थर्ड मतलब पार्ट है, रिएक्शन तो सेकंड होगी। रिएक्शन विद NH2OH। सर ये अचानक से ऐसा कंपाउंड क्यों लिया है NH2OH? ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बेटा ये हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब अपने उन दिनों को याद करो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ते थे, और एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हमने करवाई थी एल्डिहाइड की स्पेशली NH2OH के साथ, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन ने ऑक्साइम्स बनाए थे। याद है ये रिएक्शन भाई, ये मेरा डबल बॉन्ड HCHO ग्रुप, नीचे कुछ भी है भाई, है ना, ये एक एल्डिहाइड है, राइट। जब इसकी रिएक्शन NH2OH, NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा सा, H और ये OH, NH2OH ऐसे होता है। तो क्या होता था कि सर इसमें ये जैसे अगर मैं इसको कंसीडर करूं, है ना, बेसिकली तो ये 2 H2 और ये एक O आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें रिएक्शन कैसे होती है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि ये भी कर सकता था, लेकिन इसमें ये वाले बॉन्ड टूटते हैं बेटा, और इसमें ये जाता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, और नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड में आ जाएगा, ऑक्सीजन आउट, क्या बनता है, ऐसे कंपाउंड को हमने क्या बोला था, डबल बॉन्ड N, और ये साथ में इसके OH, बाकी क्या है सर ये H है, और नीचे कुछ भी जो भी है वो है। ऐसे कंपाउंड को हमने क्या बोला था, ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स बेसिकली ऑक्साइम्स है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के 5 एग्जांपल देने हैं, यस। और दूसरा एटम्स के, कि दिस इज एटम, दिस इज एटम, दिस इज एटम, ऐसी एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पता चलेगा इसमें कि हाँ आपको पता है कि नहीं एटम क्या है, एलिमेंट क्या है ना, इसलिए एग्जांपल दिया गया है। समझ में आया। तो बेटा इन्होंने बनाए ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड ने। ग्लूकोज भी ऐसा ही करता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है किसके साथ, NH2OH के साथ। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो डेफिनेटली C6H12O6 में मेरा एक एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, यहां से प्रूफ मिलता है। सो आप लिख दोगे फ्रॉम दिस रिएक्शन इट इज कंफर्म्ड दैट ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड ग्रुप, यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन करवा के देखिए भाई, और ये रिएक्शन आते हैं भाई, ठीक है ना। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NH2OH, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, ये सब रिएक्शन आती है। नेक्स्ट रिएक्शन विद KCN, पोटासियम साइनाइड के साथ, पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन, अगेन इट इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। हमने की थी सर, बिल्कुल की थी, याद कर लो। ये Cn नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह इधर बढ़ेगा, ठीक है, इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा भाई, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा ये यहाँ पे, ठीक है, क्या बनेगा सर, ये बन गया O नेगेटिव, और यहाँ पे और नीचे जो कुछ भी है ना, ये O नेगेटिव कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा और H पॉजिटिव आयन ले लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन वैसे भी एक्वस सॉल्यूशन में बहुत रहते हैं, एक्वस KCN, ओके। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये बनता है, व्हाट इज दिस, देखो
साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज साइनोहाइड्रिन्स। और ये ग्लूकोज का है तो मैं बोल सकता हूं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, सिंपल। अब भाई ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, रिएक्शन विद KCN के साथ, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यस देयर इज वन एल्डिहाइड ग्रुप इन दिस, ठीक है ना। अगेन मतलब पिछली वाली बात को अगेन कंफर्म कर रहा है। दोनों रिएक्शन जो है एक ही चीज को बताते हैं कि हाँ ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों रिएक्शन से, बट रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको दोनों को करवाया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी, फिफ्थ पार्ट जो हम करेंगे, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर Br2 और H2O, है ना। Br2 क्या होता है मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, F2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, I2 हो, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन विद Br2 मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 काफी स्ट्रॉन्ग, Cl2 उससे थोड़ा सा कम, Br2 उससे थोड़ा सा कम, I2 उससे थोड़ा सा कम। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। दूसरा, ब्रोमीन जब वाटर में होती है तो ऑब्वियसली वो माइल्ड है, लेकिन अगर ये एसिड की प्रेजेंस में हो ना थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे ब्रोमीन को अगर आप CH3COOH एसिटिक एसिड में लेते हो ब्रोमीन को, तो इससे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगर ये माइल्ड है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करना चाहिए। क्या है इसके अंदर सर, CHO था, है ना, बीच में हमारे CHOH, ये चार थे ना, ऐसे चार कार्बन के ऊपर, हर एक के ऊपर एक OH और H, इसको मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा लंबा नहीं बनेगा, ये लो, और लास्ट में ही हमारा CH2OH, ये प्राइमरी कार्बन के ऊपर OH, ठीक है, और ये CHO। तो जब इसके रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो देखिए भाई ऑक्सीडेशन होगा, तो दो चांसेस हैं कि सर एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाए, और एक ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाए। तो सर ये तो बहुत पीछे है ना, अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बने, है ना, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, दो जंप मरवाने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन के, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सर। तो इसका कोई चेंज ही नहीं होता है, और इवन ये एल्डिहाइड स्टेज में भी नहीं जाता है, ठीक है, इवन ये एल्डिहाइड स्टेज में भी नहीं जाता, केवल और केवल ये एक जंप लगाता है और COH में एक कार्बन है, एक कार्बन का COH ग्रुप, केवल ऊपर वाला पार्ट एल्डिहाइड ही चेंज होता है, COOH CHOH, ये बीच वाले सारे एज इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, और ये क्या हो गया, ये एज इट इज रहेगा CH2OH, ठीक है। ओनली एल्डिहाइड, ग्लूकोज का एल्डिहाइड पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस इज नॉन, ये क्या है ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट, ये था माइल्ड। अगली रिएक्शन, इससे क्या पता चल रहा है, अगेन इससे यही कंफर्म हो रहा है कि सर यहां पे तो ये कंफर्म हो गया कि CHO इज एट द एंड, इज एट द एंड ऑफ चेन, है ना, एंड ऑफ चेन, इससे तो ये कंफर्म हो गया, चेन के एंड में है, एक कोने में है, और वो है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, रिएक्शन विद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, रिएक्शन विद HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, रिएक्शन विद HNO3 देखें कैसे जाएगी। चलो मैं यहां पे करवाता हूं, रिएक्शन विद HNO3, देखिए क्या चांसेस हैं सर, एल्डिहाइड तो कन्वर्ट होगा ही, नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, एक चीज याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज हैविंग मोर रिएक्टिविटी और एक्टिविटी, मतलब सेकेंडरी का उससे थोड़ा सा कम और टर्सरी का उससे कम, ठीक है। तो CHO ये तो कन्वर्ट होगा ही होगा, CHOH ये सारे सेकेंडरी अल्कोहल हैं, और ये CH2OH ये प्राइमरी है। तो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लगा रहा हूं,
HNO3, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको 2 जंप मरवा देगा, एल्कोहल से प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे, ऊपर भी COOH, बीच वाले एज इट इज, नीचे भी COOH, दोनों का कन्वर्जन कर दिया। दिस इज नोन एज ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड या इसको सैकरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, सैकरिक एसिड, सैकरिक। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, जब NiC निक, जैसे निक एसिड जब भी जहां पर भी आएगा ना पूरी इसके अंदर, तो समझना कि वहां पे एक COH ग्रुप होगा, और जब भी RiC आएगा रिक, तो वहां पे 2 COH ग्रुप होंगे मौलिक। ठीक है ना, देयर विल बी 2 स्ट्रक्चर में, याद रखना, थोड़ा सा एक हिंट है याद करने के लिए और कुछ नहीं। जैसे ग्लूकारिक या सैकरिक RI, तो 2 COH ग्रुप हैं, नेमिंग में थोड़ा सा कई बार दिक्कत होती है, तो वहां से आप याद रखोगे आप। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अब क्या पता चल रहा है इससे, इससे ये पता चल रहा है कि भाई एक एंड पे तो CHO है, हमने पहले पता कर लिया था, तो दूसरे एंड पे डेफिनेटली एक प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये भी कन्वर्ट हुए होते ना सेकेंडरी वाले, तो भाई यहाँ पर सारे COH होते है ना, लेकिन सारे नहीं है, तो एक तो CHO ग्रुप हो गया, दूसरे एंड पे क्या है प्राइमरी अल्कोहल, यहां से ये प्रूव हो गया। ठीक है, लास्ट रिएक्शन, लास्ट देखो भाई, ये क्या प्रूव करिए, वो ये प्रूव करिए कि एक एंड पे तो CHO ग्रुप है और दूसरे एंड पे प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल देखो, ये वाला जो अल्कोहल है, ये कार्बन जिसके ऊपर मेरा OH ग्रुप है, ये फर्दर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, इसलिए इसका हो पाया, इसलिए तो वहां पे COH बन गया। अगर ये सेकेंडरी या टर्सरी होता नहीं बन सकता था। ठीक है, तो इसे ये प्रूव होता है, एक एंड पे CHO, दूसरे एंड पे प्राइमरी अल्कोहल। तो अब बीच वाला पार्ट बच गया, तो सर बीच वाले पार्ट के लिए कोई रिएक्शन करवाते हैं, करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं। कौन सा हो गया, नंबर 6 या 7? 6 7, ओके। ये लो भाई, अब हम करवाएंगे एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन और एसाइलेशन। सर ये तो हमें बताया है आपने, बिल्कुल बताया है, एसाइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप होगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन होगा, बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे। एसाइल ग्रुप फॉर्मूला प्लीज, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप या एसिटाइल एक ही बात है, एसिटाइल बोलो या एसाइल ग्रुप, ये होता है भाई C डबल बॉन्ड OCH3, ये जो ग्रुप इधर से अगर अटैच हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप, और ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन होना या एडिशन होना, दैट इज नोन एज एसिटाइलेशन। H पॉजिटिव आयन को ये बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव आयन की तरह एंट्री मारेगा। ठीक है ना, कैटायन पे सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बेसिकली है, यहाँ पे कैसे एंट्री मारेगा, ये लो सर देखिए, और कहां से लाएंगे इसको, अभी लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे इसको, ये CHO ग्रुप 1 कार्बन 2 3 4 5 एंड 6, लास्ट वाला तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल, राइट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, हो गया, हो गया। क्या करेगा सर, इसको पहले तो हम लेके आएंगे किससे, मैं एरो के ऊपर बनाता हूं, कोई इसके 3 सोर्स होते हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया था, जिस ग्रुप के अंदर मतलब जिस कंपाउंड के अंदर आपको ऐसा दिखे, ये Cl हो सकता है, एसिड का क्लोराइड, या फिर कोई एस्टर हो सकता है ना, एस्टर हो सकता है OC2H5, है ना, ये ग्रुप, ये बॉन्ड टूट जाए इसमें, ये बॉन्ड, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और एसिड का एनहाइड्राइड, है ना, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे सर, ये यूनिट एज इट इज रिपीट हो जाएगी, ये पार्ट बराबर है, बीच में ये ऑक्सीजन है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटता है, दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से तीनों में से कोई भी एक सोर्स हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज की फिशर ने जो रिएक्शन करवाई थी वो ये वाली थी। ठीक है, उसके एनालिसिस के लिए कि हाँ इसके अंदर ऐसा है, देखो भी कैसे कि भाई
यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, या फिर मैं बोल सकता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, सिंपल हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक H यहाँ से रिप्लेस करेगा, H पॉजिटिव जाएगा, वो H पॉजिटिव है ना इसके साथ जुड़ेगा CH3COH, वो तो बाई प्रोडक्ट चला गया, और ये उठ के इसकी जगह पे आ जाएगा। एक ये जहां जहां OH ग्रुप में H है ना, कितने 1 2 3 4 एंड 5, 5 जगह पे इसने एंट्री मारी, ठीक है, देखते हैं। और ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना, इसको टच नहीं कर पाया इस हाइड्रोजन को, ये वाला बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इनको टच नहीं कर पाएगा। चलिए भाई, ये हो गया कार्बन, ये हाइड्रोजन एज इट इज बना दो, H की जगह पे मुझे क्या लगाना है COCH3, ये इधर से बॉन्ड है, ठीक है ना, लगा दें 1 2 3 4 5 एंड 6 बनाइए आप अपनी कॉपी में। फिर इधर था O और यहाँ पे COCH3, ये बना दिया मैंने, ठीक है। फिर इधर O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3, और भाई यहाँ पे CH2O, फिर H की जगह पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पेंटा एसिटाइलेशन हो रहा है, पेंटा एसिटाइलेशन, यानी कि 5 एसिटाइल ग्रुप एंट्री मार रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, मेरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप होने चाहिए, कंफर्म करता है, 4 तो बीच वाले और एक लास्ट वाला। फ्रॉम हियर इट इज कंफर्म्ड दैट इट हैज 5 OH ग्रुप, इट इज कंफर्म्ड दैट इट हैज 5 OH ग्रुप। तो इन सब को कंक्लूड करके जब फिशर ने इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया तो ये नतीजा निकला कि भाई पहले तो इसमें 6 कार्बन लीनियर में जो पहली चेन बनाई, ठीक है। फिर अगली रिएक्शन से पता चला कि एक इसके अंदर CHO ग्रुप है ना, दूसरी रिएक्शन से भी यही पता चला, तीसरी रिएक्शन से ये पता चला कि इसके अंदर एंड पे एक प्राइमरी अल्कोहल है ना, फिर उससे अगली रिएक्शन से ये पता चला कि भाई इसके अंदर 5 OH ग्रुप है, तो 5 OH ग्रुप है तो एक तो ये लग गया, एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे, ये लेफ्ट राइट कैसे लगे ये बाद की बात है, ये बाद की बात है, लेकिन इसके अंदर ऐसा बना। बाकी भाई इस फॉर्मूले के अंदर C6H12O6, अब देखो 1 2 3 4 5 6 का हाइड्रोजन हो गए, 6 बच गए, 6 हाइड्रोजन अभी बाकी, 6 कार्बन हो गए, 6 ऑक्सीजन। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिख रहा था इनको, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 ये, हो गए 12, है ना। सो इन दिस वे दे वर एबल टू फाइंड आउट द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कंफर्म करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। तो ये सारी रिएक्शन आती है भाई, ठीक है, ये सारी रिएक्शन पूछी जाएंगी, हाउ ग्लूकोज रिएक्ट विद these कंपाउंड्स, ठीक है। तो सर एक बात तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, हम ग्लूकोज की रिएक्शन तो करवा रहे हैं लेकिन ग्लूकोज को कहाँ से लाएंगे, है ना। ग्लूकोज की हमने इतनी रिएक्शन करवाई, करवाने के लिए हमारे पास चाहिए, लैब में है नहीं, कैसे बनाओगे आप लैब में, लिखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, एक ही मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का और बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आसान मेथड है। सर या तो सेलुलोज लेंगे, सेलुलोज कहाँ से लाएंगे, सर पेड़ पौधों की जो भी बाहर वाला जो बार्क होता है ना, जो छाल होती है, वो सेलुलोज का ही वो है सोर्स है, सेलुलोज और स्टार्च। स्टार्च किसमें, सर राइस में खूब भरा पड़ा है स्टार्च, ठीक है। तो इनको हम क्या, या फिर ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाए, है ना, सेलुलोज हमें कहीं लैब में रखा हो किसी उसमें मिल जाए, स्टार्च मिल जाए, उसको हम क्या करेंगे सर, H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में इसको बॉईल करेंगे, सेलुलोज को या स्टार्च को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से आप ग्लूकोज बनाओगे, सेलुलोज और स्टार्च को
बॉयल करके इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन का सोर्स आप हाइड्रोजन क्लोराइड कर सकते हो, H2SO4 कर सकते हो, HNO3 कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा मतलब डाइल्यूट ही रहेगा, कंसंट्रेटेड नहीं है ये। चलिए, ये हो गई प्रिपरेशन। अब इसमें देखो थोड़ी सी एक चीज बताता हूं आपको। अब बात करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब इसकी स्ट्रक्चर रिवील हो गई बेटा, है ना, तो इसमें ऐसे पाया गया CHO 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। CH2OH OH 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 और OH, ये एक स्ट्रक्चर मिली, ठीक है। तो सर इसकी तो मिरर इमेज भी हो सकती है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट भी करती है ना, इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट भी करती है, और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ऐसा नहीं है कि वो सेम है, वो इससे डिफरेंट है। ओके, कैसे बनेगा? OH इधर आएगा भाई, H इधर, OH यहाँ पे, H इधर, ठीक है। फिर उसके बाद में H यहाँ पे, OH यहाँ पे, फिर उसके बाद में OH यहाँ पे, H यहाँ पे, और ये CHO ऐसे दिखेगा ये, है ना, इसकी मिरर इमेज। बोथ दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये जो है ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इस टाइप की जो इमेज थी। हालांकि मैं प्लेन और पेपर पे देख के नहीं बता सकता कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो फिर मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये लीवो रोटेटरी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है और इसकी पॉजिटिव, यानी कि PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, ये तो राइट की तरफ रोटेट करता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ। तो इसका नेगेटिव एंगल आएगा, इसका पॉजिटिव एंगल आएगा। रोटेशन एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो या तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं या फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा डी ग्लूकोज, या ये ऐसे करके, दोनों में से कोई एक, है ना, डी ग्लूकोज, समथिंग लाइक दैट ये। लेकिन प्लेन ऑफ पेपर पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सा डेक्स्ट्रो है और कौन सा लीवो है। तो अगर हमें मान लो ऑर्डर करना है, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ऑर्डर करना है और ये वाला चाहिए, मुझे ब्रिटेन से मंगाना है ये 10 kg। तो मैं कैसे लिख के भेजूं उसको कि मेरे पास ग्लूकोज भेज दो, उन्होंने ये भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब बात आती है कि प्लेन ऑफ पेपर पे देख के मैं कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंशिएट कैसे करूं, इसको और इसको। तो इसमें बेटा सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लिया गया। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन की कहानी अब शुरू होती है। इसमें एक स्टैंडर्ड लिया गया ग्लिसर एल्डिहाइड को। ये सबसे छोटा आप ये मान सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो मतलब सिंगल कार्बन का, जिसके अंदर OH ग्रुप भी है, ये भी है, CHO भी है और प्राइमरी अल्कोहल भी है, ये वाला ऐसा। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें एक साइड में एल्डिहाइड, दूसरे में प्राइमरी अल्कोहल, और बीच में सिर्फ एक कार्बन है जिसके राइट में OH है, लेफ्ट में H है। इसको स्टैंडर्ड माना गया कि अगर मान लो ये प्राइमरी अल्कोहल और ये ऐसे और बीच में एक कार्बन है, उस एक कार्बन पे OH राइट में है, तो इसको लिया गया D। बोला भाई इसको मान लो ये डी ग्लिसर एल्डिहाइड है, ये मान लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको कैपिटल D के नाम से, DL एंड सिस्टम ऑफ नेमिंग है ना, DL नोमेनक्लेचर। D का अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, L का अलग होगा। तो ये नोमेनक्लेचर कैसे डेवलप हुई वो बता रहा हूं, यही काम की चीज है। हो गया। अगर इसका उल्टा हुआ कि भाई OH इस साइड में और H इधर, और ये प्राइमरी अल्कोहल और ऊपर जो है ना CHO होगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे इस साइड में CHO, इसको बोला गया L ग्लिसर एल्डिहाइड। लेकिन ये D और ये L ये हमारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी नहीं है, ठीक है। कैपिटल D और कैपिटल L हमारे स्मॉल d और स्मॉल l नहीं है। स्मॉल d स्मॉल l तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से होते हैं। ओके, तो फिर सर कैसे? अब देखो
ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने ले लिया। तो ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 और 6 पे तो ये आ गया। इस कार्बन को हमें पकड़ना है, प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर वाला कार्बन। अगर इसमें OH राइट में है तो कैसा ग्लूकोज होगा? डी। यस, तो ये कैपिटल डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव उस चीज को छोड़ दो। जो नेचुरल ग्लूकोज होते हैं ना, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं वो नॉर्मली प्लस पॉजिटिव होते हैं। ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ये जो नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाला है ना, एक्चुअली में उसको ग्लूकोज नाम नहीं दिया गया है, उसको कोई दूसरा नाम दिया गया है, लाइक यू कैन से मैनोज, लाइक दैट, MANNOS, ऐसे करके कंपाउंड होते हैं। ग्लूकोज अपने आप में क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, इसलिए कैपिटल डी केवल और केवल कार्बन नंबर 5 पे, यानी प्राइमरी अल्कोहल के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, बस उसको रिवील करता है कि सर ये जो है ना ऐसे ही है सिस्टम जैसा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में था, तो इस ग्लूकोज का नाम रखा गया डी ग्लूकोज। समझ में आ गया? ओके, बाकी सेम। तो एल किसका होगा? एल तो सर ये होगा, जैसे मान लो ऊपर कुछ भी हो ऊपर, लेकिन जब हम 5वें कार्बन पे आएंगे तो इसमें OH इधर, इधर H और ये CH2OH, तो ये कौन सा ग्लूकोज हो जाएगा? L ग्लूकोज। ठीक है, L पॉजिटिव ग्लूकोज, L पॉजिटिव ग्लूकोज। ये पूरा का पूरा बीच में सेम है। ठीक है, केवल 5th कार्बन पे चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल L, क्योंकि वो L ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है। तो ये तो हो गई अपनी कहानी किसकी? D एंड L ग्लूकोज की। ठीक है, और स्मॉल d स्मॉल l आपको पता ही है, इसको मैं प्लस और माइनस से भी लिख सकता हूं। हो गई इतनी कहानी खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मुझे डी और पॉजिटिव जो भी है और ग्लूकोज ऐसे करके मैं लिख के भेज दूंगा ना, तो मेरे पास वो वही अल्कोहल दे देंगे। ठीक है, वो समझ जाएंगे कि हाँ इन्होंने ये मांगा है। ठीक है, 5th कार्बन नंबर पे OH राइट हैंड साइड में आना चाहिए, तो दे देंगे। ठीक है जी, अब एक थोड़ी सी बात समझो। सर ओपन स्ट्रक्चर हमने देख ली, ओपन स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की देख ली, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हमने पहचान लिया, समझ लिया, है ना। उसकी रिएक्शन से हमने उसको रिवील भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया। लेकिन एक स्ट्रक्चर और होती है सर इसकी, और एक्सपेरिमेंटल उसके प्रूफ भी हैं, और वो होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसको बोला जाता है होवर्थ प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। होवर्थ प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी उसकी। दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ग्लूकोज ओपन में रहता है या साइक्लिक स्ट्रक्चर में? इसका जवाब इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद देंगे। पहले ये तो देख लें कि भाई इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनती है, कैसे होती है ना, वो देखेंगे पहले हम। अगला क्वेश्चन का जवाब इसके बाद देंगे। इसको किस नाम से जाना जाएगा? होवर्थ प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाएगा। लेट अस सी नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखो भाई, एक काम करो, डी ग्लूकोज को बना लेते हैं। ये लो सर, आपने बहुत बार बना लिया, इतनी बार बना लिया कि पूछो मत। 1 2 3 4 5 और 6, और ये तो जतिन को भी याद हो गई होगी। नहीं हुई है? CH2OH। ओके, इधर राइट, ये भी राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर, हो गया, हमने ऐसे ही बनाया था। तो सर इसमें क्या है ना, ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे ये 5th कार्बन वाला जो OH है, इसमें अगर मान लो ये बॉन्ड टूट जाए, ये एज ए H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाईली पोलर बॉन्ड है, हालांकि ये भी है, लेकिन ये इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पाएंगे मैं बताऊंगा। अगर ये यहाँ से H पॉजिटिव चला, मतलब थोड़ा सा डिटैच हो जाए, और ये ऑक्सीजन
ये लो भाई, मेरी तो आदत है इस कार्बन पे अटैक करने की। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ओ नेगेटिव, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इन इलेक्ट्रॉन के आते ये एच पॉजिटिव आयन जो घूम रहा था, है ना, इसके साथ ही साथ है, आसपास में बैठा है का, इस ऑक्सीजन ने तो इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस O के पास क्या आ जाएगा, ये वाला उठ के, ये वाला यहाँ से खत्म होके ये आ जाएगा इसके ऊपर। ये लो भाई आ गया, ये बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे ये लो ऐसे करके दिखा सकते हैं। और भाई एक काम करो, जब दिखा ही दिया है तो यहाँ से इसको ऐसे दिखा दो, ये OH को थोड़ा सा इधर दिखा दो, ये H को ऐसे दिखा दो, या एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा इधर दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? अटैक कर दिया इस कार्बन पे, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन था उसका सत्यानाश कर दिया इसने, है ना, एकदम वो कर दिया कि भाई साहब आप कैसे होते थे और अब कैसे हो गए, चेंज कर दिया इसको। अब देखो इसमें कितने मेंबर हैं, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर वाला क्या बन गया आपका, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग आर हाईली स्टेबल, ठीक है, आर हाईली स्टेबल। अगर मान लो इस ऑक्सीजन से होता तो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इन ग्रुप की वजह से, है ना, थोड़ा सा बीच में इसको अटैक करने में बन तो जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, वापस इसी चेन को गेन कर लेगा, लेकिन ये वाली सस्टेन कर लेती है, इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। हो गया। अब सर आपने ऐसे अटैक करवाया, है ना, इस साइड से ऐसे अटैक करवा दिया, और भाई ये OH जो है ना इधर किधर भी जा सकता है, ये OH थोड़ा सा राइट में, और ये H इधर, लेकिन सर ये अटैक इधर से भी तो हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी ये ऐसे है, तो सर एक पॉसिबिलिटी इधर से भी होगी, बिल्कुल होगी। तो जो अगली जो पॉसिबिलिटी है उसी ग्लूकोज की, वो भाई मैं सिंपली बनाना चाह रहा हूँ बस, कार्बन 1 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH, और यहां से ये ऐसे इसके ऊपर अटैक कर देगा नंबर 1 कार्बन पे, ठीक है, नंबर 1 पे करेगा तो ये H इधर चला जाएगा, OH इधर, ठीक है, ऐसे रहेगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। बाकी पूरा सेम है भाई, ये OH यहाँ पे, ठीक है, ये OH यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, और बाकी H लगा दो अपना, क्या फर्क पड़ता है, लगा दिए। इधर से ये अटैक हो गया, ये भी 6 मेंबर है। तो सर इन दोनों का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये तो अलग अलग होगा भाई, है ना, ये तो बिल्कुल अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और ये 6 है, और 5 से ये तो दिखेगा कैसे, इस वाले को देखते हैं, इस वाले को। ये लो भाई मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक हेक्सागन, ठीक है, ये बना दिया एक हेक्सागन, ये लो, ये होवर्थ प्रोजेक्शन है, ये भी एक ही बात है। इसमें सर ये तो कार्बन नंबर 1 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 मेंबर है हमारा ऑक्सीजन, और 5 कार्बन पे एक CH2OH है, वो यहाँ पे 6th कार्बन आइटम मेरा ऐसे निकल गया, ठीक है, ओके। अब कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे ये देखो, कार्बन नंबर 1 पे राइट वाले नीचे, राइट वाला जो भी आइटम होगा ना, जो भी आइटम या ग्रुप, उसको हम नीचे की तरफ शो करेंगे हेक्सागन में, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनेंगे, OH नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में है, OH नीचे, H ऊपर। कार्बन नंबर 3 राइट में हाइड्रोजन, तो वो नीचे, ऊपर क्या आ गया OH। कार्बन नंबर 4 राइट में, OH नीचे, OH नीचे, H ऊपर। कार्बन नंबर 5 सर ये रहा, ठीक है, इसमें एक ग्रुप ये था, इधर चला गया, ठीक है, और एक H एटम बच गया, वो नीचे शो कर दो, ठीक है, ये तो बाहर की तरफ ही जाएगा, बिगर ग्रुप है भाई, बाहर की तरफ जाएगा, और ये फिर ऑक्सीजन हो गया, और ये इसके साथ जुड़ गया। ये है आपकी होवर्थ प्रोजेक्शन, जो ये ऐसी दिखेगी, हमेशा याद रखना। राइट वाले, ये लो हिंदी में भी लिख देता हूं, राइट वाले नीचे, इसी को याद करना, राइट वाले नीचे, नीचे जाएंगे तो लेफ्ट वाले ऑब्वियसली ऊपर आ जाएंगे, ठीक है।
इसको याद कर सकते हो। अगर इस तरीके की जो स्ट्रक्चर हुई ना, दिस इज नोन एज अल्फा ग्लूकोज। और अगर ये डी है ना, डी है, तो इसको बोला जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें डिफरेंस केवल यहाँ पे आएगा भाई, कार्बन नंबर 1 पे। इसमें देखना, इसमें सेम हेक्सागन हम बनाएंगे, सेम हेक्सागन हम बनाएंगे। ये लो, हमने हेक्सागन बना दिया, ये ऑक्सीजन है, ऊपर नीचे बॉन्ड लगाएंगे। अभी लगा देते हैं। सर ये तो CH2OH है ना, ये तो सब में सेम जाएगा। इसमें कार्बन नंबर 1 पे केवल डिफरेंस आएगा, OH ऊपर आ गया और H नीचे, बाकी तो सारे सेम है। OH इधर, H इधर, फिर भाई OH यहाँ पे, H यहाँ पे, फिर उसके बाद में OH यहाँ पे, H यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि डी ग्लूकोज के ये 2 आइसोमर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स, ये दोनों एनोमर्स ही हैं। अल्फा एंड बीटा बोथ आर एनोमर्स, एक दूसरे के आइसोमर हैं। सर इनमें क्या था, क्या लिखोगे आप? द स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूला जो भी कुछ है, द स्ट्रक्चर इन विच, ऐसी स्ट्रक्चर इन विच कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 इज डिफरेंट। कार्बन नंबर 1 पे, केवल कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट है, नहीं तो बाकी पूरा सेम है ना। कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऑल आर सेम कॉन्फ़िगरेशन। ओनली कार्बन नंबर 1 पे configuration is different. These are known as anomers. For example, alpha D glucose and beta D glucose both are anomers. ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे एनोमर्स। तो अब समझ में आया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा जब भी आपको दिखेंगे ना, तो दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि सर ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को बता रहा है ना, साइक्लिक को। ओके, और केवल डी ग्लूकोज दिखे, केवल डी ग्लूकोज, तो आप समझ जाना कि सर अब तो ये लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। डी या एल ऐसे दिखे तो। ओके, राइट। जतिन, टेस्ट हो गया? यहां तक समझ में आया? साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गई? होवर्थ प्रोजेक्शन आप बना सकते हो इसको। अगर जरूरत पड़ गई किसी भी क्वेश्चन में, इसकी जरूरत पड़ गई, आप कहां से स्टार्ट करोगे? इसको लेके पहले इसको बनाओगे, है ना। जब इसको बनाओगे तो जब ये अटैक होगा, OH राइट में है, ठीक है, ये नीचे आएगा, ठीक है ना। अल्फा में OH नीचे है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अगर ये दिमाग में याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो लिख लो। अल्फा में कार्बन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, OH नीचे, बस इतना ही याद रखना। बहुत काम का पॉइंट है ये, जरूरत पड़ेगी देखना आगे। अल्फा और बीटा में इसका उल्टा हो जाएगा। बीटा का याद मत करो, केवल एक लाइन अपनी याद करो। अल्फा एनोमर जो है उसमें कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे होगा, तो उसी के हिसाब से फटाक से स्ट्रक्चर बना के रेडी हो जाना जब भी आपको जरूरत पड़े। जरूरत पड़ेगी, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आज हम यहीं पे इसको करते हैं क्लोज। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हमें प्रूव करना है कि हाँ वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। चलो।